गुड इवनिंग। पिछली रात हम लोग क्षितिज में लेसन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कृतिका में हम लोग लेसन कंप्लीट करेंगे। मेरे संग की औरतें किसके द्वारा लिखा गया है? जिला मार्ग के द्वारा लिखा गया है। जिला मार्ग का परिचय देख लेते हैं पहले नाम से। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ता मृदा मांग का जन्म कोलकाता में हुआ। और मृदुला मांग का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय ASM में अर्थशास्त्र किया। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से AMA अर्थशास्त्र किया। भारत के विभिन्न शहरों रहने के बाद सन 1974 में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन। अच्छा, तो भारत में विभिन्न शहरों में रहने के बाद 1974 में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। जिला मार्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की परिपाटी को तोड़ा है। प्रमुख कविता में उसने हिस्से की जो अन्यथा चित्त को बड़ा कठ गुबला उपन्यास संगीति संग 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां रंग ढंग और चुकते नहीं एक सवाल। आइए सब बोलो वो पढ़ी है। और मृदुला मार्ग का जन्म कब हुआ? 1938 में। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1974 में उनका मृत्यु हो गया। इस बात का याद रखिएगा। और ये किसके जो लेसन हम लोग पढ़ते हैं उसका लेखक का नाम याद रखा कीजिए। किसके द्वारा लिखा गया है ये पोएम का नाम क्या है, ये आप लोगों का हर हमेशा याद रहना, क्योंकि ये 2 नंबर से एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है, ये कंफर्म है। देखते हैं हम लोग अब मेरे संग की औरतें मृदा मांग के द्वारा लिखा गया। आप लोग आगे पढ़ते हैं। मेरी एक नानी थी जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरे माँ की शादी होने से पहले मैं उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं क्या बोला गया फिर? लेखक बोलती है कि मेरी एक नानी थी जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। पर उन्हें कभी अपनी नानी को देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी माँ की शादी होने का पहले उनकी नानी का मृत्यु हो गया। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ करनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की एक कहानी जरूर सुनी। और बहुत बाद में जाकर उसका असली गर्म में समझ में आया। क्या बोलते हैं कि हम नानी की कहानी भले ही ना सुने, पर नानी का कहानी सुने। मतलब नानी का खुद कहानी हमें खुद से कहानी नहीं सुनाएगा, पर नानी का कहा वो कहानी हम लोग जरूर सुने। पहले इतना ही जाना कि ये मेरे नानी पारंपरिक अनपढ़ दार्शनिक औरत थी। पहले इतना ही जाना गया कि उनकी नानी क्या तो अनपढ़ दार्शनिक औरतें थे। पहले इतना जिनकी एक पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। और जिसके पति क्या तो जिसके पति छोड़कर विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर जब लौटे और विलायती से रीति रिवाज के
सड़ जीरे बसर करते लगे तो रानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उनकी अपनी किसी इच्छा आशंका या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब ये क्या बोला गया कि जब उसकी नानी के जब उसके पति कैब्रिल विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और उसके पति जब कैब्रिल विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे, विलायती रीति ये रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे और वो विलायती रीति रिवाज के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और नानी का जो रहन सहन था उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। वो विलायत से आए थे पर उनका पर कोई असर नहीं पड़ा था। ना उन्हें अपने किसी आशंका या पसंद नापसंद का इजहार पति ए पर कभी नहीं किया और ना उनके इच्छा आकांक्षा पर इजहार पति किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष एक लौती बेटी मेरी माँ की शादी के फिरकी ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोड़ हो उठी। पर एक जब उनकी उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष एक लौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिरकी ने इतना डराया कि वो कि एकदम मुँहजोर हो गई। नाना ने उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उन्हें दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। और फिर उसके नाना ने क्या कहा कि नाना ने उन्हें कहा कि वे पर्दे की लिहाज छोड़कर उन्हें ये दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलाना चाहते हैं। सब ढंड हैरान रह गए, सब ढंड क्या हैरान रह गए थे। जिस पर्दा इतनी औरतें ने पर्दा मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकते हैं। अभी क्या बोलते हैं कि आखिर में वो अपने अजनबी से क्या कहना चाह सकते हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजायज की लाज रखा। पर नाना ने कि इस बात को लाज रखते हुए सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करते हुए बाजार फौरन जाकर दोस्त को लीवा लाए और बीवी की हुजूर में पेश कर दिया। पर पति क्या किए, उसके सवाल का जवाब देते हुए सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करते हुए सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करते हुए वो मार्केट गए और दोस्त के साथ वो गए और बीवी के हाजुर में पेश किया। बीवी का जो इच्छा था वो पेश किया। अब जो नानी ने कहा अब जो नानी ने कहा वह कहीं भी हैरत थे। उन्होंने कहा वजन दीजिए ये कि मेरी लड़के के लिए वर आप तय करेंगे। उसकी रानी क्या बोली कि आप वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की के लिए जो वर होगा वो आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का शादी साहब के फार्मदारों से हो। और क्या बोलते कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरी भी बेटी का शादी फार्मदारों से हो। तो फार्मदारों से मतलब जो आपके जैसा हो कि साहब जैसा हो। साहब का मतलब साहब का कोई बेटा उसके से शादी। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता है कि ये अपनी आज़ादी से पूरा तरह बेखबर और उसके हर औरतों के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। और क्या बोलती है कि उसके शादी कोई सैनिक से करवा दीजिए। कौन चाहता है कि मन देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा।
बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी एक काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसने साझेदारी की, पर अभी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीते जरूर रहे। अभी उसने क्या किया, नाना की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की, वो ना उन्होंने कुछ बोला और अपनी ही ज़िंदगी को अपने ढंग से वो जीती जरूर रहे। पारंपरिक घरेलू उपाय और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब में क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहे हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने की असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थे। खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होना हुनकार लड़के से हुए जिसके आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS इम्तिहान में बैठने के रोक दिया गया था। खैर इसकी माँ के साथ एक किस्से हुआ था, एक होनहार लड़के से हुई जिसके आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लेने में अपराध में ICS के इस्तेमाल में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में कुछ तेनी पैसा छेला एक नहीं था, और जिसके जेब में कुछ तेनी पैसा एक नहीं था। और माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी एक ऐसी सिद्धांत के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने में पर मजबूर थे। हाल उनका यह था कि खादी की ये साड़ी उन्होंने इतनी भारी लगती थी कि एक कमर चनका खा जाते, और खादी साड़ी उनको इतना भारी लगता था कि उनका कमर मतलब टूट पड़ता था कि टूटता था। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करते, जिसे दिन में संदिग्ध गली ना उठाने पर वो रात भर जाकर साड़ी को पहनने का प्रयास करते ताकि दिन में उसको खराब ना लगे। तो कुछ ऐसे नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसके साथ यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि ये धोए पोछे और छीके पर टांग दिया। और उसकी दादी क्या बोलती थी कि धोए पोछे मतलब कुछ भी करते वो आधा काम करते ना। गनी मत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर उतारने की पेशकश नहीं की। क्या नहीं की, उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उसने ससुराल वालों को भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। और उसके नाना क्या थे, ये पक्के साहब भी माने जाते थे। बस जात से वे हिंदू नहीं हिंदुस्तानी थे, बस जाति से ही हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे में मोहरे रंग ढंग पढ़ाई है ये सब अंग्रेजी थे, बाकी सब उनके क्या थे, अंग्रेजी थे। मजे की बात यह थी कि हजार देश में आज़ादी के जंग लड़ने वाली भी अंग्रेजी के सबसे बड़े प्रशासक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिता जी उनके घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। दबरदा उसे के साहबी में ससुर का ही था। एक अन बान शान वाले साहब ने उसके सिर फिरे लड़के को अपने नाजुक जान लड़की ही सौंपी। उसे रोमांचक क्या होना परीक्षा था। अभी उसने क्या बोलती है कि
तो भले लड़का ज्यादा की लड़ाई लड़ता हो, और जब खाली और सोहर सिर घटता था और डबलता भले लड़का आज़ादी के सिर आज़ादी लड़ता था, परंतु साहब ससुर का ही था, और वो साहब क्या था, ससुर का ही था। एक आन बान शान साहब ने अपनी सिर्फ फिरे लड़की को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसने रोमांचक क्या कोई कथा होती। नानी के सन का भी आखिरी एक जिस और नाना की रजामंदी में एक रोमांचक उपकथा है। ये भी उपकथाएं भी जो कहानी के तिमेश को और गाढ़ा बना चुके थे। दूसरी वजह माँ की अपनी कित थी। उसने खूबसूरत जागत गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह भूली मिली थी कि वे परिजात से कम जो जादुई नहीं मालूम थी। और अब वो इस तरह उसकी माँ जो इस तरह मिली हुई थी, दूसरे वजह माँ उसकी में थी, और उसकी माँ खूबसूरती नाजुक गैर दुनिया से इतनी ईमानदारी थी कि कुछ इस तरह भूली मिली थी कि परिजात कुछ समझ में आता था। और उसकी जो माँ जो थी ये खूबसूरती दुनिया से बहुत ज़्यादा भूली मिली हुई थी। उसने ठोस काम करवाने की एक कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसे ठोस काम करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उसके जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था, हम हाथी पे हल न जोता नहीं करते, हम पे बैल है। क्या वो दादी को बहुत बार कहते सुनी थी कि वो हाथी पे हल न चलाते, वो बैल है, वो बैल पे ही हल चलाती है। बचपन में ही मुझे इस झूमर का आवाज समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चे की ममतालु रिच के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुझसे सिद्ध रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी जेले। उसके ये बात बचपन में ही समझ में आ गया था। उसके ये बात बचपन में ही मालूम हो चुका था कि माँ के सिवा घर के सभी प्राणी तैयार रहते हैं। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दा पिताजी भी, उसके पिता भी है, उसे प्यार भी। हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये स्टोरी को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आज के बाद हम लोग पिछले क्लास में हम लोग यहाँ से इसका आगे से हम लोग पढ़ते हुए थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में लगता तो नहीं कि पिछले क्लास में भी ये बुक कंप्लीट होगा, फिर भी आप लोग 3-4 पेज आप लोग इसको रीड कर ही लीजिएगा, और 3-4 पेज रीड करके ही इसको आप लोग रखिएगा। आज के बाद जैसा आप लोगों को बोला गया है जैसा रीड करने के लिए पहले एक बार वीडियो देखते समय रीड करना है, वीडियो देखने पहले रीड करना है, फिर वीडियो देखने टाइम रीड करना है, और फिर एक बार वीडियो देखने के बाद रीड करना है। इस प्रकार से आप लोग रीड करते रहिएगा। और अभी का समय ज़्यादा घातक होता जा रहा है, अभी जो कोरोना का और ज़्यादा मिलता ही जा रहा है और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इस परिस्थिति में अभी स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं मिल रही, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलेगा, इसीलिए आप लोग इसी ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मतलब पढ़ाई पर ही व्यक्त कीजिए।
ज़्यादा मतलब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा बाहर जाना नहीं। अब बाहर कोई काम से जाते भी है तो क्या मतलब बाहर गए तो कुछ जो काम है वो काम किए घर है। अधिकतर लड़का लोग क्या करते हैं कि बाहर 4 लड़के के साथ घूम रहे हैं, 4-5 लड़के एक झुंड बना के घूम रहे हैं। ये काम नहीं करना है। ये काम करने में आपको भी हानिकारक है, आपके परिवार को भी हानिकारक है। मतलब क्या बोला जाए कि आपको ही कुछ जो घूम रहे 4-5 लड़के के साथ उसको कुछ हो गया, उसके परिवार को भी ज़्यादा घातक हो सकता है। उसका परिवार भी संकट में आ जाएगा, उसके जो अगल बगल में अड़ोस पड़ोस है उसको भी संकट होगा। इसलिए अपने भी सुरक्षित रहें और अगल बगल अड़ोस पड़ोस को भी सुरक्षित रखें कि ऐसा काम ना करें। और जब बाहर निकले तो हाथ सैनिटाइज करके ही निकले, मास्क लगा के निकले, गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, अपने मतलब सुरक्षित बना के रखेंगे से अपने से सुरक्षित रहें। जो होना है तो वो तो होता है, किसी किसी के मन में होता है कि जो होना है वही होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। जो होना वो तो होता ही है, पर अपना से अपने को सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर व्यक्त कीजिए। थैंक यू।